जय हिंद, राधे राधे। तो साथियों कैसे हो? वीडियो बाबू बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली क्लास सर की हो चुकी है हिंदी की, वीडियो बाबू बैच, जो कि हमने टारगेट रखा है हिंदी को 50 में 50 लाने के लिए। तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जा करके जो कल की वीडियो जिसकी छूट गई है, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो बाबू बैच के नाम से क्लास 1 हिंदी और चेक कर सकते हैं और वहाँ अच्छे से देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा स्वर हो गया था, हमने स्वर के बारे में सब कुछ बता दिया था कि स्वरों की संख्या 13 क्यों मानी जाती है और 10 क्यों मानी जाती है, 11 क्यों मानी जाती है। 13 इसलिए मानी जाती है क्योंकि छोटा आ से लेकर के अंक तक जो हम पढ़ेंगे, आ तक पढ़ेंगे, तो उनकी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, और जो 11 क्यों मानी जाती है कि छोटा से लेकर के हम जब पढ़ते हैं ए आई ओ आ तक, वहीं तक 11 हो जाती है। लेकिन अंग और आहा ये संस्कृत के हैं और आहा जो है ये हमारे हिंदी के हैं। ये अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं, इनको दोनों को मिलाएंगे तो अयोग्यवा बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक का हो गया था भाई साहब। अब जिनकी क्लास छूटी है वो जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो रसगुल्लो नाग पंचमी की ढेर सारी बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारा गुलगुला गुझिया काटे होंगे, तो गुलगुला गुझिया के साथ हमारी क्लास भी काट लीजिए आज। आइए स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है व्यंजन। ठीक है, आज का टॉपिक है व्यंजन, क्लास नंबर 2 है व्यंजन। हमने बताया था कि व्यंजन वह चीज है, व्यंजन वह जो बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता, जो स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, जो स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, लिखा जाता है स्वर के। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। अच्छा, व्यंजन कहते हैं। अब मैं इसको कंप्लीटली बताऊं व्यंजन कहते हैं। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम बता रहे व्यंजन कैसे कहते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा स्वर, कोई एक ऐसा शब्द उठाइए, जैसे कमल। क्या उठा रहे आप? कमल। तो कमल में दोस्तों व्यंजन ही व्यंजन दिखाई दे रहा, लेकिन इनके बीच में स्वर की स्थिति है। बिना स्वर के व्यंजन की तुलना ही बेकार है, और तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे आगे सब देखेंगे। चलिए, अब जैसे कमल हो गया तो का, अब ये देखो, अभी आपको पूरा समझा देते हैं। क, अब स्पेस यहाँ है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। क, कमल बोलते हैं, कमल, कमल, का आ, मा आ, ला आ। अब पूरी तरीके से बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे गुलगुलो, अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सारे गुलगुले तैयार हो जाए भाई। तो का मा का आ। ठीक, अब ये क्या है कि जब हम किसी वर्ड को स्वर के साथ लाते हैं तो सबसे पहला तो हमारा आ ही आएगा। क्या आएगा? आ उसके साथ जरूर आता है। और अगर हमारे साथ किसी भी वर्ड के साथ जब स्वर नहीं आएगा, ठीक है, जब किसी भी वर्ड के साथ स्वर नहीं आएगा तो वह वर्ड हलंत के साथ आएगा, बिना हलंत के वह नहीं आएगा। इसको हम दोस्तों, इसको हम अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं, अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक, जब कभी भी आप कोई भी वाक्य देखिए, वर्ड देखिए, और वह वर्ड इस तरीके का हो तो उसे हम कहेंगे अर्ध व्यंजन, उसको हम कहेंगे अर्ध व्यंजन। इतना तो आप समझ गए होंगे और इतना आप जानते भी होंगे। अच्छा, इसको तो हम कहेंगे अर्ध व्यंजन। ठीक, तो अर्ध व्यंजन के साथ हम इनको पढ़ने के लिए अर्ध व्यंजन, बाकी हम इनको हलंत व्यंजन कहेंगे, हलंत व्यंजन। और इसी का अगर कंप्लीट हम लिखेंगे तो का प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? का प्लस आ क्या हो जाएगा?
इसको क्या कहेंगे आप लोग बताइए एक बार फटाक से। इनको बोलेंगे अजंत व्यंजन। कौन सा? अजंत व्यंजन। तो जब कभी आपसे कोई भी कहीं भी किसी चौराहे के किसी मोड़ पे, तिकोने के किसी मोड़ पे चाय के साथ पूछ ले कि भाई साहब ये अजंत व्यंजन क्या होता है, तो आज से आप बता लोगे। ये सब लिखिए फटाफट। और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ भाई। तो आप बताएंगे कि जब हलंत के साथ व्यंजन दिखाई दे, जब हलंत के साथ व्यंजन दिखाई दे तो वहां क्या बोलेंगे? हलंत व्यंजन। और या आप कह सकते हो अर्ध व्यंजन। लेकिन जब भी आपका क्या है स्वर के साथ दिखाई दे तो क्या क्या बोलोगे? अजंत व्यंजन। तो आई होप कि आप सब इतना समझ गए होंगे। हम आगे बढ़े मेरे गुलगुलों। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। नोट डाउन जिसको करना है वो नोट डाउन कर सकता है। आगे की स्थिति अच्छी है और हम आगे आपको प्रारंभिक ढंग से बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को कैलकुलेट करते हुए आपको याद कराते हुए चलेंगे भाई साहब। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम आपको याद करा रहे हैं। और एक बात और कि चैनल पर वीडियो के अंत में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहली बात तो मैं अपने तरीके से देखता हूं, अब आपके तरीके से नहीं देखूंगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब व्यंजनों के प्रकार को देखा जाता है। अब व्यंजनों के प्रकार को देखा जाता है कि व्यंजन होते कितने हैं। तो मैंने बताया कि व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब ये 39 आप लाएंगे कहाँ से, ये देखा जाता है। तो पहले बांटो। 25 में मैंने तोड़ दिया इनको। कितने में तोड़ा? 25 में। फिर मैंने 4 में तोड़ा, फिर मैंने 4 में तोड़ा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? 4 में तोड़ रहा हूँ। कितना हो गया? 25 4, 29 4, 33 4, 37 और एक और मैं 2 में तोड़ रहा हूं। तो कुल संख्या कितनी हुई? 39। अब 25 को क्या कहेंगे? 25 को क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या बोलेंगे इनको? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन के अलावा भी हमको कुछ कह सकते हैं। कौन बताएगा? वर्गीय के अलावा स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी होती है इनकी? 25। कहां से? का वर्ग से पा वर्ग तक। एक वर्ग में कितने? 5। तो का से 5 तक की संख्या कितनी? 5। तो 5 गुणे 5 बराबर कितना? तो 25। इनकी संख्या हो गई 25। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। दूसरा अंतःस्था। दूसरा देख लेते हैं जो 4 है वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। संख्या 4 कौन कौन से? या, रा, ला और वा। यारा लावा ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। अभी जब हम पढ़ाएंगे आपको तो एक क्रमिकबद्ध से इनका मैं डेफिनेशन भी देता जाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन के साथ। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा? चलिए तो ठीक है, तीसरा देखें हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। ऊष्म का मतलब होता है कि बहुत रगड़ या घर्षण से या जबरदस्ती। तो कह सकते हो कि बहुत जबरदस्ती पकड़ के लतिया दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं। जैसे कौन कौन से? सा और हा। सा और हा। ठीक है, सा और हा। तो इतना आप समझ गए होंगे और अभी तक कहीं ना कहीं इसको पढ़ा ही होगा। ये आपके हो गए। अगला देखते हैं हम। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संख्या हमने बताया कि संयुक्त व्यंजन की 4 होती है
और संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो इनका क्या है, छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा। मतलब ये अकेले नहीं हैं, ये किसी न किसी के योग से बने हैं। जैसे का प्लस सा, ये क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए भाई साहब। ठीक, ता प्लस रा, ये क्या हो गए भाई साहब, त्रि। जा प्लस इया, ये क्या हो गए, ये हो गए सा प्लस रा। आई होप कि इतना आपको समझ में आता होगा। आप इनको संयुक्त के साथ साथ संयुक्ताक्षर भी कह सकते हो। अगला है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2, कौन सा, डा, ढा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्गीय या स्पर्श व्यंजन संख्या 25। 4 मैंने भी बता दिया कि 4 कैसे होता है, एक अंतःस्था व्यंजन होता है और एक उष्म व्यंजन होता है सा सा हा, और उत्क्षिप्त व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारी गुझिया गुलगुला खाने के बाद अब ये क्लास में भी गुलगुला बचाए हैं आप, ठीक है। तो गुलगुला ना मचाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो इतना आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, और नहीं तो साथ साथ नोट डाउन किया करो, ठीक है। अब इस चीज़ का PDF में बार बार थोड़ी ना दूंगा, जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, मिटाल दें इसको। अब आगे हमारा पढ़ना क्या है, बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। वर्गीय में पढ़ना है हमको, अंतःस्था पढ़ना है, उसमें पढ़ना है, संयुक्त पढ़ना है, उत्क्षिप्त पढ़ना। इसमें आपने पढ़ लेना अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, ये इंपॉर्टेंट है। यही वर्णमाला। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, व्यंजन में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सब लोग फटाफट शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि किसी दिन हम भी इसी तरीके से वैसे बोर्ड को कपड़ों से मिटाते हुए ना नजर आए। आपकी दुआ और प्यार दुलार से किसी न किसी दिन हम भी बोर्ड को सरकाने का सपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है मेरे गुलगुलों। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी एकदम पेवर मैंने स्पर्श व्यंजन बताया, मैंने स्पर्श व्यंजन बता दिया है, सबको स्पर्श व्यंजन पता हो गया। अब हम पहले लिखते हैं आपका काखा गाघा, जो आपका, चलिए लिखते हैं का, खा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। का, खा, गा, घा, अंगा। फटाफट आप लोग ये लिखिए, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा, सा। ठीक है, पहले यही 5 रखते हैं, इनके बाद हम सब समझा देंगे। ये 5 रखते हैं, इनके ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ, पूरा का पूरा। चलिए अब हमें इसको एक चीज़ ये नोट कर लेते हैं, एक चीज़ हम ये नोट कर लेते हैं कि इनको काउंट कैसे करते हैं। तो ये आपकी लाइन है, ये आपकी पंक्ति है। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई, ठीक है। तो अब जरूरी है कि कौन सा वर्ड कहाँ से, सबसे पहले तो ये देखना है कि काका तोहरे मुँहमा और दांत वट है, और सबके घर में काका लोग होते हैं।
या काका लोग घर में नहीं है गुलगुले, तो गांव घर में हैं, किसी के अगल बगल में हैं, तो काका के मुंह में जाके देखो कि दांत ओंठ है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम का, ख, ग, घ, अंगा इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो काका तोहरे मुँह में दांत ओंठ हैं, या यूँ कह सकते हो गुलगुलों की वीडियो बनने के बाद आपके घर में अगुओं की लाइन लग जाएगी। ठीक है, वही वाली हाल है कि 40 की उम्र भाई अगुओं ना आवा तब भाई वीडियो बाबू बनने के चक्कर में हम लोग 35 साल के हो जाएंगे, वीडियो नहीं बन पाएंगे क्या। ठीक गुलगुले, चलिए। 40 के उम्र भाई अगुओं ना आवता, हाउ देखा बिये के बकरी चरावता। चलिए देखिए, तो दहेज में हम लोग अपने ससुर जी से गाड़ी मांगते हैं, मांगे आप भी मांगे होंगे, तो आप अपने ससुर जी से नई मॉडल की गाड़ी मांगते हैं KTM। तो हे ससुर जी हमको KTM दे दो, KTM दो, KTM दा, मुझे KTM दा, हे ससुर जी हमको KTM दे दो। तो कैसे होता है दोस्तों, कंठ, टी से तालब्य, इनको थोड़ा सटीक लिखते हैं, KTM दा आ, तालब, टी से तालब, यम से मूर्धन्य, यम से मूर्धन, दा से दंत और आ से ओष्ठ। अब इसमें एक चीज ये मायने रखती है कि पूछा जाता है कि निम्न वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य का है, या कौन सा वर्ण आपका तालब्य का है, कौन सा दंत का है और कौन सा ओष्ठ का है। ये सारी चीजें क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं, लेकिन इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि KTM दा, आपसे पूछ लिया जाए कि जो जा है वह उसका उच्चारण कहाँ से होता है। ये सारे उच्चारण स्थान हैं, ये हमारा कंठ से है, जो कंठ से निकलता है, जो वर्ण कंठ से निकलता है उसको क्या कहते हैं, ये कंठ का मतलब हो गया ये गले से निकलने वाला, क्या, गले से निकलने वाला। ठीक है, ये हो गया। अगला हो गया हमारा तालब, मुंह के भीतर की छत का देखो तालब को चा, तो इसमें मुंह की छत का पिछला भाग, मूर्धन्य, मुंह की छत का अगला भाग, मूर्धन्य बोलो। देखो टा, ठा, इसमें क्या होता है कि जीवा ऊपर छत, जो हमारा छत है उसको स्पर्श करती है। दंत, इसको हमारे दांतों को स्पर्श करती है। ओष्ठ, इसको हमारे ओठों को स्पर्श करती है। ठीक है, हाँ, तो इतना आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये हमारा कौन सा व्यंजन है, नासिक व्यंजन। इसको नासिक व्यंजन भी कह सकते हो, और इनको हम लोग पंचमाक्षर भी कह सकते हैं। पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है, 5। सबको पता है भाई कौन कौन सी होती है, अंग, याड़ा, नामा। आपसे कभी ये पूछ लेगा तो आप भी बिना झिझक के आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा, तालब से चा, छा, जा, झाइया, मूर्धन से टा, ठा, डा, ढाड़ा, और दंत से ता, था, दा, धा, ना, और ओष्ठ से निकलने वाला पा, फा, बा, भा। अब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। इनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन या पंचवर्गीय व्यंजन। स्पर्श का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं या किसी भी मुंह के किसी भी भाग को छूकर निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, यह मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हैं।
यह मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो अभी इसी में से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब जगह को हमें कवर करना है। चलिए अब हमने जगह को कवर करना है। सबसे पहले वायु के मात्रा के आधार पर देखना है, वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। वायु के मात्रा के आधार पर वायु के मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, दो। कौन कौन से भाई, वायु। वायु का मतलब हो गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में मात्रा, वायु की मात्रा कम निकले। ठीक है, वायु की मात्रा कम निकले। एक होता है नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा होता है महाप्राण। ठीक, अल्प मतलब हो गया, अल्प मतलब हो गया, सबको पता भैया कि अल्प का मतलब अर्थ होता है कम, और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि जिन वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलेगी उन्हें अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में हवा ज्यादा निकलेगी उन्हें महाप्राण कहेंगे। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं का उच्चारण। देखो पहली बात तो इनको हम प्रैक्टिकली करते हैं। का, खा, ग, घा। मतलब अल्प प्राण में क्या हुआ, सबने देखा कि अल्प प्राण में क, खा, ग, घा। तो पहले लिख सकते हो वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें। ठीक, ये हमारा क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये भी हमारा है अल्प प्राण, और ये भी हमारा अल्प प्राण है। ठीक, तो ये हमारा अल्प प्राण हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण है, और बचा क्या, दूसरा। ये हो गया महाप्राण, ये हो गया महाप्राण, ये हो गया महाप्राण। संख्या की बात करें तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, और मेरे गुलगुलों वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। महाप्राण का मतलब, अल्प का मतलब हो गया कम मात्रा में, प्राण का मतलब हो गया वायु, और अल्प का अर्थ हो गया कम। तो कम मात्रा में निकला वायु पहले, तीसरे और पांचवें, और ज्यादा मात्रा में महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब ज्यादा हवा निकलने वाला कौन सा है, आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक, अब ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे एक और देख लेते हैं। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। ये होता है ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष, दूसरा सघोष। अघोष और सघोष, ठीक है, अघोष और सघोष। आई होप कि इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अघोष और सघोष दोनों समझ में आ गया होगा कि अघोष सघोष। अब इसमें होता है ध्वनि के आधार पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, कम या ज़्यादा। तो अघोष जो होता है इनमें
बोलते समय वर्ड के अघोष में, वर्ड को बोलते समय, उच्चारण करते समय जो हमारा गला है, जो हमारा कंपन है, वो कम झंकृत होता है, इसलिए इसको कहते हैं अघोष। ठीक है, तो अघोष कौन सा है यहाँ पर? आपका क ख, अंगुली रखो, क ख, गा में ज्यादा हुआ भैया, घ बहनों, गा में भी गा में ज्यादा, घा में ज्यादा, गा इसमें भी ज्यादा हुआ, जाहिर सी बात है, ये हो गया अघोष। इसमें चेक करो, ग क ख गा में ज्यादा होता तो ये भी अघोष हो जाएगा। ठीक, और ये सघोष, ये सघोष, और ये भी सघोष। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। कंठ का अर्थ क्या था? गला। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सघोष जो होता है 1 और 2, किसी भी पंक्ति का, उच्चारण की पंक्ति का पहला और दूसरा। सघोष जो होता है 3 4 5, 345, 12 345। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग के देखते हैं आगे थोड़ा सा। इतना सबका हो गया। ठीक, इतना किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? ठीक है गुलगुलो, अगर आप नोट करना चाहें तो आप ऐसे भी नोट्स कर सकते हैं कि अल्पप्राण, महाप्राण। देखिए, व्यंजन के प्रकार को देखा जाएगा तो सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं। 2 काहे हैं, आप अपने हिसाब से कई प्रकार मान सकते हो। एक होता है वायु के आधार पर, दूसरा होता है ध्वनि के आधार पर, तीसरा होता है नासिक के आधार पर। ठीक है, तो वायु के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब हो गया अल्प, अल्प का मतलब हो गया कम, प्राण का मतलब हो गया वायु। तो जिन वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में हवा निकले उसे बोलते हैं अल्पप्राण। इनकी संख्या कितनी मानी गई है अल्पप्राण में? आप खुद ही देख रहे थे कि आपकी मानी गई थी पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में हो गया, महा का अर्थ हो गया ज़्यादा और प्राण का अर्थ हो गया वायु। तो महाप्राण का मतलब ज़्यादा वायु, जिन वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकले उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। उनकी संख्या क्या है? जो बच्चे वर्ण थे 2 और 4। ठीक, समझ गए ना? अब आगे देखते हैं ध्वनि के आधार। ध्वनि का मतलब हो गया कि जिन वर्ण के उच्चारण में नाद तंत्र स्वराएं झंकृत हों, कम झंकृत हों, ज़्यादा झंकृत हों, ज़्यादा हिले, कम हिले, उनके आधार पर 2 प्रकार के, एक था आपका अघोष, एक था सघोष। ठीक है, अघोष मतलब वर्ण के उच्चारण में जिनमें कम आपका नाद तंत्रिका बहुत कम झंकृत हो उन्हें कहेंगे अघोष। जैसे का, खा, चा, छा, टा, डा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ठीक, और सघोष की बात की जाए तो सघोष का मतलब सीधी सी बात है कि जिनमें नाद तंत्रिका ज़्यादा झंकृत हो। वो कितनी थी संख्या? 3 कितनी थी? हाँ, 3 4 5, 3 4 5। जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे और हम अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, सीधी सी बात है कि अंतःस्था व्यंजन पे आते हैं। सीधा हम लोग अंतःस्था व्यंजन पे आते हैं। इसको हमने अच्छे से समझा, आपने भी समझ ही लिया होगा, और जिन्होंने समझ लिया है कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स छाप के भर के रख दे।
ताकि मज़ा आ जाए देख के भाई। और एक बार लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आपके हौसले के लिए हम भी हौसले अफजाई करते रहो, मेरा भी भैया। हाँ मेरे गुलगुलो, बहुत सारी गुजिया खाए और डकार आ रही आ जाए। चलो, अंतःस्थ व्यंजन सबसे पहले। अंतःस्थ व्यंजन मैंने पहले बता दिया था कि इनकी संख्या कितनी होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ठीक है, 4। कौन कौन सी? या, रा, या, रा, या, रा, ला और वा। यारा लावा, इनकी संख्या 4 मानी गई है। ठीक है। अच्छा, इनको अंतःस्थ कहा क्यों गया है? अंतःस्थ का मतलब कि अपूर्ण स्पर्श। यह अपूर्ण स्पर्श है, यह अपूर्ण स्पर्श है, अपूर्ण स्पर्श है। मतलब मुख के विभिन्न अवयवों के अपूर्ण स्पर्श से बोले जाने वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं, ये अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं। यह अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपको अंतःस्थ बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग अब ऊष्म व्यंजन। सबको पता है कि इनकी संख्या 4 थी। कौन सी थी? सा, सा, सा और हा। ठीक है, सा, सा, हा। अब मैंने इनको बताया था कि इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलता है। लिख लेते हैं, इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलता है। परस्पर घर्षण से निकलता है। ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया कि इनमें वायु क्या है कि घर्षण से निकलता है। और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि ये आपका ऊष्म व्यंजन इसलिए है कि सा, 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 हा, इनको बोलते समय हमें ज़बरदस्ती वर्णों को बाहर लाना होता है। ठीक है। अब ये क्या हो गए आपके? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए तो आपके या और वाह आपके अर्धस्वर भी हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अर्धस्वर की बात करें तो या वाह आपके अर्धस्वर हैं। या और वाह आपके अर्धस्वर है भैया, ये अर्धस्वर हैं। ठीक है। हाँ, गुड। एक चीज़ और नोट कर लो, ये आपका काकल्य वर्ण है। ये आपका काकल्य वर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है